हेलो। साउंड आ रही है? ओके। एक बार तुम लोग अनम्यूट करके कुछ बोलो, मतलब मेरे को साउंड आ रही है कि नहीं वो चेक करना। आ रही है सर। सर आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है कि सेंटर और रेडियस ढूंढना तो उसमें इमेजिनरी आंसर पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है। देखो ओके। बताता हूँ। क्योंकि सर हाँ आपने क्वेश्चन दिया था उसमें इमेजिनरी आ रहा था। उस केस में क्या होगा ना कि उस केस में सर्कल बनेगा ही नहीं। ठीक है। ओके। इन दैट केस देयर वोंट बी एनी सर्कल। तो एक मिनट। चल, तो देखो, जो सर्कल का जनरल इक्वेशन था वो हमारा कैसा है? सर्कल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसका अगर हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें, क्या करें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में इन दोनों को एक साथ ले लेते थे, तो वो क्या बन जाता था? एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। फिर इन दोनों को एक साथ ले लेते थे, तो वो क्या बन जाता था? वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। और सी को इधर रहने देते थे। तो इससे ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको उधर भेज दिया हम लोगों ने। तो उससे ये बन गया एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, यही क्वांटिटी क्या होती थी हमारी? आर स्क्वायर के बराबर होती थी। जी स्क्वायर प्लस एफ जो कांस्टेंट टर्म होता था वही आर स्क्वायर के बराबर आता था। तो अब हमको यहां से क्या पता चलता कि जो हमारा सेंटर होता वो क्या होता? इसको और इसको इंडिविजुअली जीरो पुट करो, मतलब x प्लस जी को जीरो पुट करो, x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस जी। y प्लस एफ को इंडिविजुअली जीरो पुट करो तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस एफ। तो सर्कल का सेंटर क्या होता था? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और उस सर्कल का जो रेडियस होता था वो होता था रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। अब इस रेडियस के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, सो अब केस वन कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ग्रेटर देन जीरो। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इंप्लाइज अ रियल सर्कल इज पॉसिबल
with a non-zero radius. With a non-zero radius. अच्छा, केस 2 कि अगर तुम्हारे पास जी, एफ और सी ऐसा दिया हुआ है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाए, कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो हो जाए तो उस केस में तुम्हारा रेडियस क्या हो जाएगा? जीरो। अच्छा, रेडियस जीरो होने का ये मतलब है कि वैसे सर्कल को हम लोग पॉइंट सर्कल कहते हैं। अब पॉइंट सर्कल इज पॉसिबल। पॉइंट सर्कल का क्या मतलब है? पॉइंट सर्कल का कोई मतलब नहीं, एक पॉइंट ही होता। ठीक है, पॉइंट सर्कल का क्या मतलब है? वो एक पॉइंट ही होता। और केस 3 कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, देन नो लोकस इज पॉसिबल। ऐसा कोई लोकस होता ही नहीं जो पॉसिबल होता, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो डिफाइंड होती ही नहीं है। इतना समझ में आ गया बच्चों? यस सर। चलो, सो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे देखो अब क्या है। जैसे अब देखो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन में हम लोग ने अलग अलग फॉर्म पढ़े थे कि अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी और हम लोग लाइन का इक्वेशन निकालते थे। तो सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या दो चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमेशा? सर्कल के लिए हम लोग को क्या सोचना चाहिए कि क्या क्या सेंटर मैं, और रेडियस। रेडियस। हाँ, सेंटर एज वेल एज रेडियस। अगर हम लोग को ये दो चीज मिल गई तो हम लोग तुरंत सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला फॉर्म है कि अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब इसमें क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए होंगे और जैसे मान लीजिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन है, ए बी सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो इनसे पास करने वाला एक यूनिक सर्कल होगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करने वाले कितने सर्कल्स होते हैं? एक यूनिक सर्कल। वो कौन सा सर्कल होता? जैसे मान लो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते तो क्या बनता? एक ट्राइंगल बनता। ट्रायंगल का सर्कम यस, उस ट्राइंगल का जो आपका सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल क्या होता है? जो वर्टाइसेस से पास कर रहा होता है तीनों। तो इस ब्लू वाले जो सर्कल है उसका हम लोग को से इक्वेशन लिखना है और हम लोग को तीनों वर्टेक्स नोन है। तो बताओ बच्चों, मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी कि सर्कल का इक्वेशन लिखने का क्या मतलब है कि मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लूं। तो मैं कैसे सोचूंगा? लाइन ऑफ थिंकिंग। सर तीनों लाइंस के इक्वेशंस लिख सकते हैं, फिर उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हाँ, यस। तो देखो, जो सरकम सेंटर होता है, जो सरकम सेंटर होता है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, मेरे को ए और बी
ABC के कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं क्या AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख सकता हूँ क्या? उसका इक्वेशन लिख सकता हूँ, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे ही AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख सकता हूँ। और ये दोनों लाइंस का, जैसे मान लो ये लाइन P1 है और ये लाइन P2 है, तो P1 एंड P2 को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? P1 और P2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो सरकमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो क्या तुमको उस सर्कल का सेंटर मिल गया क्या? यही तो उस सर्कल का सेंटर है। अब क्या फाइंड करना है? व्हाट एल्स डू वी वांट? इसका और किसी भी एक पॉइंट का रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होता है? जैसे इसका और किसी एक पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये रेडियस फाइंड कर लिया। ठीक है, तो रेडियस विल बी, रेडियस हाउ कैन वी फाइंड? रेडियस वी कैन फाइंड बाय distance between circumcenter and any vertex। ठीक है, ये तो मेथड 1 हो गया। अच्छा, एक मेथड और है। जो दूसरा मेथड है वो क्या है? दूसरा मेथड हम लोग बहुत हार्डली यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि जैसे मान लिया कि सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है। ये मान लिया सर्कल का इक्वेशन। ठीक है, अब तीन कोऑर्डिनेट्स नोन है, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को जब मैं पुट करूंगा इस सर्कल के इक्वेशन में, तो जी, एफ और सी में तीन इक्वेशंस आ रहे होंगे। अग्री करोगे? यस सर। जी एफ और सी में तीन इक्वेशन आ रहे होंगे। तो तीन इक्वेशन है और तीन अननोन्स है, तो उनको सॉल्व करने से जी, एफ और सी की वैल्यू आ जाती है। इतना समझा? मेथड 2। सो मेथड 2 हम लोग यूज नहीं करेंगे इन जनरल। ठीक है, हम लोग की कोशिश रहेगी कि मेथड 1 से ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो तो लेकिन मेथड 1 ज्यादा लेंदी हुआ ना? ऐसा नहीं, लेंदी नहीं है। मेथड 1 लेंदी नहीं है। देखो वो तुमको ना थोड़ा मतलब उसी डायग्राम में कैलकुलेशन वगैरह करते रहोगे तो इट विल बी इजी। ठीक है, तुमको क्या करना पड़ेगा? ए और बी का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, वो तुम डायग्राम में ही निकाल सकते हो। फिर तुमको लाइन P2 का इक्वेशन लिखना होगा। समझ में आई बात? यस सर। सो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोशिश क्या करनी चाहिए अपने को हमेशा कि मैं डायग्राम में अगर जितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं उतना अच्छा है, जितना पार्ट। फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट अलग से तो करना ही है भाई, जो भी थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन कर लो तुम लोग। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through A 1,5, B 5,1 and C 3,9।
सर आप सेकंड मेथड एक बार वापस बता सकते हैं? देखो सेकंड मेथड में क्या है कि जैसे हम लोग ने सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को पता है कि सर्कल जो है वो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से पास कर रहा है और तीनों के कोऑर्डिनेट्स जैसे ये नोन है समझ लो। तो जब मैं ए का कोऑर्डिनेट पुट करूंगा एक्स और वाई की जगह, तो जी एफ और सी में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर ऐसे बी का कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो जी एफ और सी में दूसरा इक्वेशन आएगा, और फिर सी का कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो जी एफ और सी में तीसरा इक्वेशन आएगा। तो 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो सॉल्व कर लेंगे तो जी एफ और सी की वैल्यू आ जाएगी और वही पुट कर देंगे तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कम सेंटर नहीं एक मिनट, नहीं 12 और 12 नहीं होगा। देखते हैं, चलो सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया तुम्हारे सामने, ये इस ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस लिख लिए ए बी सी, 1,5, 5,1 एंड 3,9। ठीक है, अब देखो इसका मिड पॉइंट क्या होता, देखो मैं डायग्राम में ही पूरा सॉल्व करूंगा। इसका मिड पॉइंट क्या होता 3,3। 3,3। अच्छा इसका स्लोप क्या होता 5 -1 4 होल अपॉन 1 -5 -4, मतलब इसका स्लोप -1 होता। तो जो ये होता क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता, उसका स्लोप क्या होता 1 होता। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता y minus x is equal to 3 minus 3 which is 0। ये से लाइन 1 का इक्वेशन आ गया, y minus x is equal to 0। ऐसे ही इधर देखो 1 और 3 का मिड पॉइंट 2, 5 और 9 का मिड पॉइंट 7। अच्छा इस लाइन का स्लोप क्या होता 9 minus 5 4,
होल अपॉन 3 माइनस 1 2, तो 4/2 मतलब 2 हो गया। इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका स्लोप क्या होता, -½ ठीक है। अच्छा, -½ स्लोप वाली लाइन कैसी दिख रही होती, 2y प्लस x तरीके से दिख रही होती वो, और ये इसको 2,7 से पास कराना तुमको, तो 14 + 2 याद आ रहा है जो शॉर्टकट टेक्निक थी। तो ये देखो ये लाइन 2 का इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो देखो ये दोनों क्या आ रहा है, एक तरीके से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 3y = 16, therefore y = 16/3। अच्छा, यहां से y = x है, मतलब x की वैल्यू भी 16/3 हो गई। इसका मतलब जो हमारा सर्कम सेंटर है या जो सर्कल का सेंटर है, दैट इज व्हाट 16/3, 16/3। अच्छा, रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू फॉर फाइंडिंग रेडियस? डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, तो किसी भी एक वर्टाइसिस से डिस्टेंस लगा दो। तो जैसे इसका इससे डिस्टेंस लगा देते हैं, तो √16/3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 16/3 -5 का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 13 और 1 मतलब 170/9 का स्क्वायर रूट। तो अब देखो सर्कल का सेंटर पता चल गया और रेडियस पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस x0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर करते हैं, तो ये तो r है, तो r स्क्वायर क्या हो जाता 170/9। सो यही हमारा आंसर होगा, द आंसर विल बी 170/9। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अच्छा, एक नोट लिख लो। नोट लिखना क्या है कि इफ द ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका जो सरकम सेंटर होता है, उसका सरकम सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका सरकम सेंटर विल बी मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो उसके लिए फिर सरकम सेंटर फाइंड करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेहनत यहाँ पे हम लोग ने की है। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं अगर तुम्हारे सामने दूं कि एक ट्राइंगल मतलब 3 पॉइंट्स हैं, एक है 0,0, एक है 2,0 और एक है 0,4, ठीक है, OAB। देन फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू OAB, ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू OAB। तो देखो इन कोऑर्डिनेट्स को देख के तुमको विजुअलाइज हो रहा है क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट होगा? हाँ सर, ओरिजिन पे। हाँ सर। ओरिजिन 2,0 और 0,4, ठीक है, OAB ये राइट एंगल ट्रायंगल होता। अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इसका जो सर्कम सेंटर होता वो क्या होता, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता। ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है वो क्या था 1,2। तो इसका जो सरकम सेंटर है वो 1,2 हो जाता
और इसका रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स से डिस्टेंस निकाल लो, जैसे मान लो यही वाला डिस्टेंस निकाल लिया, वो रेडियस हो जाता। तो बताओ रेडियस क्या होता है हमारा, रेडियस जो है वो होता √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला, मतलब क्या बन जाएगा √5। सो हमारे सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर, मतलब 5 आ जाता है। तो फिर यहाँ पे थोड़ा लोड कम हो गया हमारे लिए, क्यों, क्योंकि हमारा ट्राइंगल जो था दैट वाज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अंडरस्टूड, अपना जो ट्राइंगल था वो राइट एंगल ट्राइंगल था। सो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स नोन है, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन एक काम किया कि ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं उनके फटाफट स्लोप निकाल लिए उस डायग्राम में, और अगर दिख गया कि कोई राइट एंगल है ट्राइंगल तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तब फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल हैज 2 diametric equations as x plus y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 5, and circle also passes through 1,5. Circle also passes through the point 1,5. Then find equation of the circle. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, find equation of the circle. देखो तुम लोग को पूरे इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस तुम लोग को क्या करना है, तुमको सेंटर बताना है और रेडियस बताना है सर्कल का। एंड आई बिलीव कि अगर तुमको सेंटर और रेडियस पता है तो तुम तुरंत इक्वेशन लिख सकते हो। नहीं तो तुम पूरा इक्वेशन लिखने जाओगे तो तुमको टाइप करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, सो ये क्वेश्चन क्या था कि देखो ये और ये लाइन जो है वो क्या है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर से पास कर रही है। सेंटर से पास कर रही है। यस, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या दे देगा, सेंटर सेंटर के सेंटर
सेंटर दे देगा। वेरी गुड। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो आपकी x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी इन दोनों को सॉल्व करने पर। तो यही जो है वो क्या हो गया हमारा सेंटर। पता अच्छा, एक मिल जाएगा 1,5 से डिस्टेंस Distance निकालेंगे तो निकालेंगे। रेडियस। तो वो रेडियस आ जाएगा। तो 1,5 से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस क्या आ जाएगा, √2² प्लस 4²। सो रेडियस विल बी √30, सॉरी √20। ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया। बस अब तो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मैं तो लिख ही सकता हूँ x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √20 का होल स्क्वायर मतलब 20। ये सर्कल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल पासेस, सब में इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। सर्कल पासेस थ्रू 1,2 एंड 5,8 and one of the diametric line is x plus y plus 7 is equal to 0. Then find equation of circle. क्या हुआ देवांश, कौन सी इक्वेशन रॉन्ग लिख दी? क्यों रॉन्ग क्यों है? हाँ सर, अच्छा x सॉरी माइनस सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, ये 3,1 होगा ना, ये 3,1। तो यहाँ पे 3 हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक है,
y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। नहीं 30 नहीं आ रहा है। एट्टी 4/17। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, पहले एक हल्का फुल्का डायग्राम बना लिया जाए। जैसे एक सर्कल है हमारे पास और ये किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है। वो जो दो पॉइंट्स हैं वो जैसे मान लो ये है 1,2 एंड 5,8। ठीक है। अच्छा x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक डायमेट्रिक लाइन है। जैसे मान लो वो कोई ये लाइन हो गई, ऐसे टाइप की कोई लाइन हो गई, x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो अच्छा, सबसे मेन एम क्या है इस क्वेश्चन में, अगर मैं सेंटर फाइंड कर लूं तो हो जाएगा काम, क्योंकि सेंटर और एक पॉइंट से रेडियस तो आ ही जाएगा। अभिजीत करेक्ट। तो अब अगर मैं कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं, कॉर्ड का क्या लूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लूं, तो क्या वो सेंटर से पास करता है क्या? ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जैसे मान लो इसको लाइन L1 बोल दिया और मेरा एम क्या है, लाइन L1 का इक्वेशन लिखना अभी तो फिलहाल। तो पहले ये वाला कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, मिड पॉइंट वाला 3,5 होता। हाँ सर। अच्छा Yes. इस लाइन AB के लाइन का इक्वेशन क्या होता है, देखो इसी डायग्राम में जितना सॉल्व कर सकते हैं, जितनी गंदगी कर सकते हैं वो कर लेंगे। 6/4 मतलब 3/2, मतलब लाइन 1 का जो स्लोप होता है वो क्या होता, परपेंडिकुलर है तो -2/3। तो अब लाइन 1 के इक्वेशन को लिखने की बारी है। लाइन 1 का इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम लोग, देखो स्लोप -2/3 है, मतलब मैं 3y प्लस 2x इज इक्वल टू ये वाले पॉइंट में डाल देता, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है इस लाइन के थ्रू पास हो रहा है ना। तो कितना बनता, 3 × 5 15 प्लस 2 × 3 6 विच इज 21। सो देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। क्या ये एक डायमेट्रिक लाइन है क्या? डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल टू -7, ये डायमेट्रिक लाइन 2 है, दूसरी लाइन डायमीटर की है। तो अब हम लोग को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो से जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो y इज इक्वल टू 21 प्लस 14 मतलब 35 आ जाता। और y की वैल्यू अगर मैं 35 इस इक्वेशन में पुट कर रहा होता तो x की वैल्यू -42 आ जाती। ठीक है, तो यहां से अपना सेंटर क्या जाता, सेंटर अपना आ जाता -42, 35। अंडरस्टूड। अच्छा अब रेडियस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, किसी एक पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस निकाल लो रेडियस फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लो रेडियस जो है √1, इससे डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 43 का होल स्क्वायर प्लस 33 का होल स्क्वायर, जो भी आना होगा वो आ जाएगा।
और अगर क्या हम लोग को सेंटर और रेडियस मिल गए तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं? बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। सो सबको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है अपन को? सर सर हम हाँ इस प्रकार इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, अगर हम सेंटर के पॉइंट को एच कमा के अज्यूम करें, फिर रेडियस के डिस्टेंस को इक्वेट कर ले, फिर एच कमा के में एक इक्वेशन आ जाए हाँ, उस और तरीके से भी कर सकते हैं। डायमीटर में डाल के पॉइंट तो इक्वेशन। हाँ, एच और के में 2 इक्वेशन आएंगे तुम्हारे। ठीक है, बट व्हाट शुड वी ट्राई, मतलब सर्कल के क्वेश्चंस में जो सर्कल की बेसिक ज्योमेट्री है ना, 9-10 की जो ज्योमेट्री होती है, हम लोग उसको अगर यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। अब आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जिसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक सर्कल है, एक जनरल इक्वेशन लिख लिया। फिर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्या किया गया? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। An equilateral triangle is inscribed in the circle. Then find the area of the triangle. Then find the area of the triangle.
देखो साइड लेंथ कैसे मिलेगा, तो ये नॉर्मल हमारी नॉर्मल ज्योमेट्री से साइड लेंथ मिल जाएगा। जैसे मान लो एक सर्कल ड्रॉ किया अपन ने, ये सर्कल है और इसके अंदर कोई अपना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ हुआ। इससे ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब देखो ये 3 पॉइंट्स हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो अगर मेरे को साइड लेंथ मिल गया तो एरिया मिल जाएगा। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में खास बात क्या होती है कि उस ट्रायंगल के जितने भी सेंटर्स होते हैं सारे सेम होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, चाहे सर्कम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो, कोई भी सेंटर हो, ऑल ऑफ देम आर सेम। तो जैसे मान लो इस ट्रायंगल का सेंटर ही है। अच्छा, ये जो होता वो इस ट्रायंगल का रेडियस, सॉरी इस सर्कल का रेडियस होता। अच्छा, रेडियस बाय द वे इस इक्वेशन से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका रेडियस क्या होता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो मैंने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा बताओ? 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो जैसे मान लो इसको O कह दिया, इसको D कह दिया, तो ट्राइंगल OAD एक राइट एंगल ट्राइंगल होता जिसमें मेरा एम है AD फाइंड करना। तो AD फाइंड करने के लिए हम लोग ने cos 30 डिग्री लगा दिया। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, AD अपॉन OA, मतलब AD अपॉन कैपिटल R। अच्छा, कैपिटल R की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो मैं एंड में सब्स्टिट्यूट करूंगा, अभी तो कैपिटल R के साथ ही खेलूंगा बस। तो AD क्या हो गया, R इंटू cos 30 डिग्री। अच्छा, cos 30 डिग्री इज ऑल ऑफ अस नो √3/2। अच्छा, AD अगर √3/2 है तो ये और ये तो बाइसेक्ट हो जा रहा था, मतलब AB क्या होता बताओ, R√3। AB अपना क्या होता, R√3, मतलब ये साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाता। अच्छा, अगर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल नोन है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है बताओ, फॉर्मूला √3/4 A स्क्वायर। तो √3/4 A स्क्वायर मतलब R इंटू 3, सॉरी R स्क्वायर इंटू 3। और क्योंकि हम लोग को पता है कि R की वैल्यू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, तो R स्क्वायर क्या हो जाता, बस वो स्क्वायर रूट को हटा दिया होता, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। वेल, दैट्स द आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम लोग को? यस सर। Yes, sir. ओके, गुड। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है
कि एक सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल के ऊपर दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 cos अल्फा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 sin अल्फा। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 cos अल्फा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 sin अल्फा। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये है। सर ये सेंटर का है ना? या ये सेंटर का नहीं है, ये जो है सर्कल के ऊपर, जैसे मान लो ये सर्कल है तो सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो अल्फा की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये सारे पॉइंट्स आ रहे होते हैं। अल्फा जो है एक पैरामीटर है जो 0 से 2 पाई के बीच में। यस, गुड गुड अभिजीत। देखो हम लोग को क्या करना है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा को एलिमिनेट करना है एक तरीके से। तो हम लोग ने क्या किया, इस -1 और इस +3 को इधर लेके आ गए, तो x plus 1 is equal to 2 cos alpha and y minus 3 is equal to 2 sin alpha। अब क्या किया हम लोगों ने, अब क्या करेंगे बताओ, जैसे ही दिख गया ये स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो इससे क्या बन जाता, x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस y minus 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा। तो वो तो 4 into 1 ही बन जाता, मतलब 4। तो यही जो है सर्कल का क्या आ गया हमारा, इक्वेशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए हम लोग, ये समझ में आ गया बच्चों? रिपीट कर सकते हैं? फिर इसको एक और मतलब अगर हमने अल्फा को 0 रखा और पाई रखा तो फिर उससे डायमीटर का ये आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स, उससे भी कर सकते हैं, हाँ वैसे बट भी वो कर लंबा सकते हैं। पड़ेगा ना सर। हाँ आगे बढ़े अपने। अब देखो
नेक्स्ट टॉपिक है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो इस टॉपिक में क्या है, जैसे इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा था फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है। इससे पहले वाला जो टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा फॉर्म था, सर वो तो जनरल फॉर्म था ना। नहीं, इससे पहले जो का इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा हाँ सर। ठीक है, हम लोग ने इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब उसमें क्या था कि हम लोग को 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए थे और उससे सर्कल क्या बन रहा होता वो फाइंड करना था। अभी क्या होगा, अभी जो है हम लोग को डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे। जैसे मान लो कि ये डायामीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ये गिवन है ए और बी, तो उससे सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये तो इजी है। मतलब देखो, एक तो अपने ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लें, उससे सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और ए बी जो है वो डायामीटर है, मतलब ए बी का डिस्टेंस निकाले तो उससे डायामीटर आ जाएगा और उसका आधा कर दे तो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग उस पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक दूसरे तरीके का होता है। मतलब ठीक है, उसमें गिवन तो होगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। अब जैसे मान लो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। अब जैसे मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। सर्कमफरेंस सॉरी डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एट द सर्कमफरेंस। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये लोग 90 डिग्री है, मतलब स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा स्लोप ऑफ AP मैं क्या लिख सकता हूं, y माइनस y1 होल अपॉन x माइनस x1। स्लोप ऑफ BP में क्या लिख सकता हूं, y माइनस y2 होल अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। अब क्या किया कि ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भेज दिया हम लोगों ने। तो क्या बन गया, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ठीक है, अब क्या करो कि इसको इधर लेके आ जाओ, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे दिस इज द डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। समझ में आई बात, इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखो दो x के टर्म्स हैं, वो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसमें से एक x1 और एक x2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। x1 x2 क्या है, जो दो डायमेट्रिक पॉइंट्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट।
और y1 y2 क्या है? वही जो डायमेट्रिक पॉइंट्स हैं उनके y कोऑर्डिनेट। समझ में आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर तो क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट भी दिया होगा ना? क्या? सर तीसरा पॉइंट भी दिया होगा ना क्वेश्चन? नहीं, अगर डायमेट्रिक पॉइंट है तो तीसरे पॉइंट की जरूरत ही नहीं है ना। अगर कोई बता दे कि ये ए और बी डायमेट्रिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो उससे तुम्हारा सेंटर तो तुरंत आ जाएगा और यही जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी तीन इंफॉर्मेशन है। सर्कल के इक्वेशन को लिखने के लिए हमेशा तीन इंफॉर्मेशन होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए कितने इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है? दो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सर्कल को इक्वेशन को लिखने के लिए हमेशा तीन इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक है। जैसे पहले पार्ट में वो तीन इंफॉर्मेशन क्या थी बताओ? 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे। जैसे पहले पार्ट में जो तीन इंफॉर्मेशन थी वो 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स थे। दूसरे पॉइंट में जो तीन इंफॉर्मेशन है वो क्या है बताओ? व्हाट आर दोस 3 info जो दूसरे पार्ट में है तीन इंफॉर्मेशन? 2 पॉइंट के P कोऑर्डिनेट और के एक कोऑर्डिनेट्स और लाइन की इक्वेशन। हाँ, सर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और लाइन की इक्वेशन। नहीं, लाइन का इक्वेशन तो कुछ नहीं। मतलब देखो, तो फिर डायमेट्रिक 2 डायमेट्रिक पॉइंट्स और रेडियस। देखो 2 पॉइंट्स गिवन है और ये तीसरी इंफॉर्मेशन ऐसा बोला गया कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये तीसरी इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन की। ये जो 2 पॉइंट्स है वो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो मतलब तुमको तो लग रहा होगा कि यार जो तीन इंफॉर्मेशन दी हुई है वो मैथमेटिकली देनी चाहिए कि कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में या उस टर्म्स में। ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरी इंफॉर्मेशन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंग्लिश में बोल के लिखते कि जो, तो यहाँ पे जो तीसरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि द 2 पॉइंट्स आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। आई बात समझ में? बोलो बच्चों, ये क्लियर है? यस आप सर। Yes, रिपीट sir. कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बोल रहा है? लास्ट पॉइंट आप रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। लास्ट पॉइंट जो है कौन सा? ये वाला पॉइंट। हाँ, देखो लास्ट पॉइंट क्या है। देखो मैंने क्या बताया कि सर्कल के इक्वेशन को लिखने के लिए हमेशा तीन इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो जो हमारा जैसे पहला पार्ट था उसमें क्या था कि तीन इंफॉर्मेशन कौन सी थी कि इन 3 पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है ए बी और सी से। जो अभी दूसरा पार्ट हम लोग सीख रहे हैं, उसमें क्या है कि जो तीन इंफॉर्मेशन है वो क्या है कि जो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और तीसरी इंफॉर्मेशन इंग्लिश में बोली गई है कि ए एंड बी आर द डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स। ये तीसरी इंफॉर्मेशन है उस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है, समझे? बोलो जोहेब, क्लियर है? हाँ सर। चलो, सो शैल वी मूव टू अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो जैसे क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि द एब्सिसा का क्या मतलब होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। X कोऑर्डिनेट। यस, एब्सिसा का मतलब ऑफ 2 पॉइंट्स A and B are the roots
of equation x square minus 7x plus 3 and the ordinates of a and b are roots of the equation y square plus 4y plus 2. Then find the equation of circle having a and b as diametric endpoints. ये equal to 0. Find the equation of circle having a and b as what? Diametric endpoints. सर लेकिन जो 4 रूट्स आएंगे उसमें हम लोग 2 केसेस बना सकते हैं ना? तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लो अगर x1 y1 और x2 y2 किसी सर्कल पे लाई करते हैं डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स, तो x1 y2 एंड x2 y1 भी उसी पे लाई करेंगे. सर ठीक है, मतलब सेम इक्वेशन आएगा. सेम इक्वेशन आएगा और वो भी डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ही होंगे. Center 7/2, comma -2. Yes, Sonal, very good. ओके, सो काफी लोग का आंसर आ गया. वेरी गुड. तो देखो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है. इसके रूट्स हैं से x1 x2. तो ये जो x1 और x2 है वो एक तरीके से क्या है, जो हमारे डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं. अभी आता हूँ. फिर जैसे मान लो y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2, इसके रूट से y1 y2 है. तो हो क्या रहा होगा, वो कुछ ऐसा रहा होगा. तो यहाँ पे अपने पास कोई सर्कल है, तो ये वाला कोई सर्कल है. तो इसे मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है.
इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 है। ठीक है, तो x1 x2 इसका ये है और y1 y2 इसके रूट्स है। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स के सर्कल का इक्वेशन क्या होता था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला इक्वेशन अब फायदेमंद कैसे होता, जैसे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 इंटू एक्स प्लस x1 x2, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 प्लस y2 इंटू वाई प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x1 प्लस x2 क्या हम लोग सम ऑफ रूट से निकाल सकते थे क्या, x1 प्लस x2 7 होता और x1 x2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो 3 होता। इसका मतलब इधर क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही y1 प्लस y2 वही हो जाता प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यही हमारा क्या हो गया, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर ये तो सम ऑफ क्वाड्रेटिक ही हो गया। हाँ, या ये जो है एक तरीके से सम ऑफ दोनों क्वाड्रेटिक ही हो गया। तो याद रखा कि डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए क्या किया, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए इन दोनों क्वाड्रेटिक्स को आपस में ऐड कर दिया, बस वो आंसर ही आ जाएगा हमारा। ये प्रोसीजर क्लियर है बच्चों? सर एक हाँ बोलो। सर अगर 5 को RHS में ले जाएंगे तो फिर वो R² हो ही नहीं सकता ना। नहीं, तो अभी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर होता, उसके बाद फायदा होता ना। अच्छा हाँ सर, इन दोनों का कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, इन दोनों का दूसरे कंप्लीटिंग द मेथड से स्क्वायर। भी कर सकते हैं, दूसरे मेथड से, किस मेथड से, दूसरे मतलब मेथड एक्स से? और वाई निकाल दिया और फिर कर दिया। तो यार एक्स और वाई निकाला, हाँ सर, तो पॉइंट्स आ गए और फिर उनका मिड पॉइंट ले लिया तो सेंटर आ गया। हाँ तो लेकिन ना यार तुमको वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, रेडियस निकालना है। हाँ सर, बहुत लंबा जा रहा है। सर लंबा नहीं जा रहा सर, वो कैंसिल आउट ही हो रहा है ना, स्क्वायर है तो फिर बस डायरेक्ट ही हो जा रहा है। हाँ वो भी बात सही है। खैर सो ये वाला बहुत शॉर्ट मेथड है ना बट उसके कंपैरिजन में। हाँ, ये वाला तो ऑब्वियसली काफी छोटा मेथड है हमारे लिए। चलो अच्छा, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शो दैट 1,0 2, -7 8, 1 and 9, -6 are concyclic points। ठीक है, ये लोग कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? एक सर्कल पे लाई कर रहा है। हाँ, ये जो चारों पॉइंट्स है ये एक यूनिक सर्कल पे ही लाई कर रहा है। तो इसमें मैं कैसे सोच सकता हूँ कि क्या करूं कि जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व सर हो जाए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म साइक्लिक क्वाड्रेंट। हाँ ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो, लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए तुम क्या कर सकते हो फिर बताओ, कोई सर कंडीशन हम ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 कर सकते हैं ना।
लेकिन ऑपोजिट एंगल्स निकालना भी तो टफ टास्क है ना बेटा। तो यहाँ से तो उनके tan की वैल्यू पता चलेगी हम लोग को। ऐसा थोड़ा होता है कि डायरेक्टली दो लाइंस का अगर स्लोप है तो उनके बीच में एंगल एग्जैक्टली क्या है वो पता चल जाए हम लोग को। तो अब देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं कि देखो जैसे मान लो 3 पॉइंट्स जो होते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उनसे एक यूनिक सर्कल बनता है। ठीक है, जैसे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से कौन सा सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन लिखने आता है कि नहीं आता अपने को? हाँ सर। सर तो हाँ चौथा सर, पॉइंट दो भी उसी से ट्रायंगल्स पास बन करेगा। जाएंगे। हाँ, वो अभी इससे पहले ही जो फर्स्ट पॉइंट जो सीखा था वो यही था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन लिखना। तुम क्या करो कि जैसे मान लो कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, तो शुरू के ही 3 पॉइंट्स ले लिए, हाँ सर। इससे सर्कल का इक्वेशन लिख लिया, और फिर उस सर्कल के इक्वेशन में इस वाले पॉइंट को हम लोग ने पुट कर दिया। ठीक है, उस सर्कल के इक्वेशन में व्हाट वी डिड, इस वाले पॉइंट को पुट कर दिया। तो जैसे ही पॉइंट पुट कर दिया और अगर ये सेटिस्फाई कर गया उस इक्वेशन को, मतलब वो लोग कॉन्साइक्लिक होंगे, और अगर नहीं सेटिस्फाई किया मतलब कॉन्साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, सो ये तुम लोग खुद से करोगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग ABC and then put coordinate of D to check whether they are concyclic or not. To check whether they are concyclic or not. ठीक है, सो नहीं, देयर विल बी 4 केसेस नहीं, तुमको बस एक ही केस लेना है कि ABC को यूज कर लो, उससे एक सर्कल का इक्वेशन लिख लो, यूनिक सर्कल का इक्वेशन लिख लो, और फिर D का कोऑर्डिनेट उसमें डाल दो। जैसे मान लो ABC के कारण ये सर्कल बना होता, अगर D यहां पे होता, इस सर्कल के ऊपर होता, तो वो अपने आप सेटिस्फाई कर गया होता उस सर्कल को, और वो लोग चारों पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक हो जाते। तो ऐसा नहीं है विश्वजीत कि अपने को पहले एक बार ABC लेना पड़ेगा, उससे सर्कल लिख के D को सेटिस्फाई कराएंगे, फिर ABD लेंगे, फिर C को सेटिस्फाई कराएंगे, ऐसा नहीं है। तुम कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, उससे सर्कल लिखोगे और उसमें चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, अच्छा एक नोट है, नोट क्या है कि if x1 y1 and x2 y2 are diametric endpoints of a circle, then x1 y2 and x2 y1 will also lie on same circle. They will also be diametrically opposite points. They will also be diametrically
opposite points and all such 4 points will form a rectangle. ये चारों पॉइंट्स क्या फॉर्म करेंगे? एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे. इसको अगर हम लोग ग्राफिकली समझे तो जैसे मान लो ये अपना सर्कल है, ठीक है. अब से इसे यहाँ पे मान लो जैसे ए वाला पॉइंट है x1 y1 और यहाँ पे मान लो से बी वाला पॉइंट है x2 y2, ठीक है. अच्छा, अब एक बात ये बताओ, जैसे मान लो मैं ए से वर्टिकली अगर जाता, हाँ सर, तो कोऑर्डिनेट्स तो ए का एक्स ये पॉइंट कोऑर्डिनेट से सेम रहता. सी होता, तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट x1 हो जाता, और सॉरी ए का नहीं, सी का एक्स कोऑर्डिनेट x1 हो जाता, और y कोऑर्डिनेट क्या y2 हो जाता क्या? ऐसे ही जैसे बी से नीचे आए ऐसे और ऐसे आए, तो जैसे मान लो ये डी है, हाँ, तो डी का जो x कोऑर्डिनेट होता क्या वो x2 होता, और y कोऑर्डिनेट जो होता वो क्या होता, y1 होता. आई बात समझ में? तो अगर x1 y1 और x2 y2 डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, तो x1 y2 एंड x2 y1 भी डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ही होंगे. ऐसा कैसे पता कि डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होंगे? क्योंकि देखो, जब CD को ज्वाइन करोगे तो सरकमफरेंस पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री. और 90 डिग्री सरकमफरेंस पे कौन बनाता है? डायमीटर बनाता है. डायमीटर. डायमीटर बनाता है. तो ये बात याद रहेगी, x1 y1 और x2 y2 अगर डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, तो x1 y2 एंड x2 y1 भी उसी सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, और ये चारों पॉइंट्स मिलके क्या बना रहे होंगे? एक रेक्टेंगल बना रहे होंगे. ओके. अच्छा बताओ, हमारा नेक्स्ट क्लास कब है? सर सैटरडे. सैटरडे. तो मैं होमवर्क तुम लोग को देता हूँ. होमवर्क में क्या करना है तुमको? जो मैंने तुम लोग के ग्रुप पे डीपीपीज भेजी है ना, उसमें तुम लोग डीपीपी 1 करोगे, और रुको और देखता हूँ. ठीक है, चलो डीपीपी 1 करना, और मैं कुछ और पीडीएफ्स डालूंगा, उसके भी क्वेश्चंस करने हैं, एंड फ्यू मोर क्वेश्चंस. और इसको तुमको क्या करना है, कब तक कंप्लीट करना है? फ्राइडे तक. फ्राइडे 11 PM तक तुमको जो है ये होमवर्क कंप्लीट करके मेरे को भेजना है. ओके. डीपीपी 1 और भी क्वेश्चंस मैं दूंगा. चलो.